ट्रैक 7A। इस ट्रैक में अध्याय 7 के पन्ना क्रमांक 95 से पन्ना क्रमांक 100 तक का रिकॉर्डिंग किया गया है। अध्याय 7। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, लगभग 14वीं से 16वीं सदी तक। एन इंपीरियल कैपिटल विजयनगर, सी 14th to 16th सेंचुरी। स्मरणीय बिंदु 1। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में हरिहर व बुक्का राय द्वारा 1336 में की गई थी। 2। हम्पी के भग्नावशेष सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में एक अभियंता और पुरातत्वविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए। 3। 1836 ईस्वी से ही अभिलेखकर्ताओं ने हम्पी के मंदिर से अभिलेखों का संग्रहण प्रारंभ कर दिया। 4। कॉलिन मैकेंजी ने इस क्षेत्र का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। 5। अश्व विनिमय में भाग लेने वाले स्थानीय समूह कुदिरई या चेट्टी या घोड़ों के व्यापारी कहलाते थे। 6। विजयनगर पर शासन करने वाला पहला राजवंश संगम वंश, जिसने 1485 ईस्वी तक शासन किया। 7। संगम वंश के बाद सालुव वंश, जो सैन्य कमांडर थे, ने 1503 ईस्वी तक शासन किया। 8। सालुव वंश का स्थान तुलुव वंश ने ले लिया। 9। कृष्णदेवराय तुलुव वंश के और विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। 10। कृष्णदेवराय ने अपनी मां के नाम पर नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की। 11। 1529 ईस्वी में कृष्णदेवराय की मृत्यु के बाद विजयनगर में राजकीय तनाव उत्पन्न होने लगा। 12। 1542 ईस्वी तक राज्य का नियंत्रण अराविदु वंश के हाथों में चला गया। 13। 1565 ईस्वी में विजयनगर की सेना ने प्रधानमंत्री रामराय के नेतृत्व में राक्षसी तांगड़ी, जिसे तालीकोटा के नाम से जाना जाता है, के युद्ध में भाग लिया, जहां उसे बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेना ने पराजित किया। 14। विजयनगर के शासक स्वयं को राय कहते थे। 15। साम्राज्य में सेना प्रमुख न्याय कहलाते थे, जो तेलुगु या कन्नड़ भाषा बोलते थे। 16। अमरनायक सैन्य कमांडर थे, जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए क्षेत्र दिए जाते थे। ये किसानों, शिल्पकारों तथा व्यापारियों से भू राजस्व तथा कर वसूलते थे। 17। विजयनगर की सबसे प्रमुख नदी तुंगभद्रा नदी थी। 18। राजकीय केंद्र में राजा का भवन नामक संरचना सबसे विशाल है। 19। यहाँ सभा मंडप और महानवमी डिब्बा नामक 2 प्रभावशाली मंच स्थित हैं। 20। सभा मंडप एक ऊंचा मंच है, जिसका प्रयोजन स्पष्ट नहीं है। 21। महानवमी डिब्बा एक विशालकाय मंच है, जिस पर महानवमी के अवसर पर अनुष्ठान संपन्न किए जाते थे। एनसीईआरटी अभ्यासार्थ प्रश्न उत्तर दीजिए लगभग 100 से 150 शब्दों में। प्रश्न 1। पिछली 2 शताब्दियों में हम्पी के भग्नावशेषों के अध्ययन में कौन सी पद्धतियों का प्रयोग किया गया है? आपके अनुसार यह पद्धतियां विरूपाक्ष मंदिर के पुरोहितों द्वारा प्रदान की गई जानकारी का किस प्रकार पूरक रही? उत्तर। विजयनगर साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। सन 1565 में इस पर आक्रमण करके इसे लूटा गया और बाद में यह उजड़ गया, किंतु फिर भी कृष्णा तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र के निवासियों की स्मृति में यह जीवित रहा और उन्होंने इसे हम्पी नाम दिया। हम्पी के भग्नावशेषों का अध्ययन 2 शताब्दियों से जारी है, जिसके लिए कई पद्धतियों का प्रयोग किया जाता रहा है। 1। सर्वप्रथम हम्पी के भग्नावशेष 1800 ईस्वी में एक अभियंता तथा पुराविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। मैकेंजी ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे, जिन्होंने इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। 2.
कालांतर में 1856 ईस्वी में छायाचित्रकारों ने यहाँ के भवनों के चित्र संकलित करना प्रारंभ किया। अलेक्जेंडर ग्रनिलो ने हम्पी के पुरातात्विक अवशेषों के पहले विस्तृत चित्र लिए, जिससे शोधकर्ता उनका अध्ययन कर पाए। 3. हम्पी की खोज में अभिलेखकर्ताओं ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1836 ईस्वी से ही अभिलेखकर्ताओं ने यहाँ और हम्पी के अन्य मंदिरों से कई दर्जन अभिलेखों को इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया। 1876 ईस्वी में J.F. फ्लीट द्वारा इस स्थल के मंदिर की दीवारों के अभिलेखों का प्रलेखन प्रारंभ कर दिया गया। 4. सन 1902 यहाँ जॉन मार्शल के अधीन संरक्षण कार्य प्रारंभ कर दिया गया। 5. इस साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण के प्रयास में इतिहासकारों ने विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों का भी प्रयोग किया। इतिहासकारों ने इन स्रोतों का तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत में लिखे साहित्यों से मिलान कर इतिहास के पुनर्निर्माण का प्रयास किया। विरूपाक्ष मंदिर के पुरोहितों द्वारा प्रदत्त सूचनाओं की पुष्टि। ये सभी भग्नावशेष निश्चित रूप से विरूपाक्ष मंदिर के पुरोहितों द्वारा की गई जानकारी की पुष्टि करते हैं। उदाहरण के लिए कॉलिन मैकेंजी द्वारा निर्मित सर्वेक्षण मानचित्र विरूपाक्ष मंदिर तथा पंपा देवी के पूजा स्थल के पुरोहितों द्वारा प्राप्त प्रारंभिक जानकारियों पर आधारित था। विभिन्न इतिहासकारों का यह मानना है कि विजयनगर स्थान का चुनाव वहां विरूपाक्ष और पंपा देवी के मंदिरों के अस्तित्व से प्रेरित होकर ही किया गया था। यहाँ प्रचलित धार्मिक मान्यताएं आज भी इतिहासकारों को विजयनगर साम्राज्य की स्थिति की जानकारी प्रदान करती है। प्रश्न 2. विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था? उत्तर: विजयनगर की भौगोलिक स्थिति से संबंधित एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक कुंड है। यह नदी इस राज्य की उत्तर पूर्व दिशा में बहती है और इस नदी से निकलने वाली जलधाराओं पर बांध बनाकर यहाँ की जल आवश्यकताओं को पूरा किया जाता था। इन जलधाराओं पर बने बांधों की सहायता से अलग अलग आकार के हाउज बनाए गए थे। ऐसे सबसे महत्वपूर्ण हाउजों में से एक का निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हुआ था, जिसे आज कमलापुरम जलाशय कहा जाता है। इन हाउजों के पानी से न केवल खेतों को सींचा जाता था, अपितु इसे एक नहर के माध्यम से राजकीय केंद्र तक भी ले जाया जाता था। इस काल में बनी जल संबंधी सबसे महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक हिरिया नहर को आज भी भग्नावशेषों के बीच देखा जा सकता है। हिरिया नहर में तुंगभद्रा नदी पर बने बांध से पानी लाया जाता था और इसे धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को अलग करने वाली घाटी को सिंचित करने में प्रयोग किया जाता था। सामान्य नगरवासियों के लिए जल के अन्य स्रोत कुएं, वर्षा के पानी वाले जलाशय तथा मंदिरों के जलाशय थे। प्रश्न 3. शहर के किलेबंद क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को रखने के आपके विचार में क्या फायदे और क्या नुकसान थे? उत्तर: विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख विशेषता इसकी विशाल एवं सुदृढ़ किलेबंदी थी। इस किलेबंदी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इससे खेतों को भी घेरा गया था। शहर के किलेबंद क्षेत्र में खेतों को रखने के कई फायदे और नुकसान थे, जो निम्नानुसार थे। लाभ या फायदे: 1. मध्यकालीन घेराबंदियों का सबसे प्रमुख उद्देश्य साम्राज्य पर आक्रमण होने की स्थिति में प्रतिपक्ष को खाद्य सामग्री से वंचित कर देना होता था, ताकि वे विवश होकर समर्पण के लिए बाध्य हो जाएं। 2. युद्ध की स्थिति में घेराबंदी कई महीनों या वर्षों तक चल सकती थी। ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए शासक किलेबंदी के भीतर ही विशाल अन्नागारों का निर्माण करवाते थे। इस प्रकार किलेबंदी के भीतर ही कृषि और अनाज के भंडारण की सुविधा होने के कारण जनता को भूखमरी का सामना नहीं करना पड़ता था। 3.
इस व्यवस्था के कारण खेतों में खड़ी फसलें शत्रु द्वारा विनाश किए जाने से बच जाती थीं। 4. विजयनगर शासकों द्वारा विकसित जल प्रणाली से किलेबंद क्षेत्र में जल पहुंचता था, जिससे सिंचाई करना आसान हो जाता था। 5. किलेबंद कृषि क्षेत्र पशुओं से सुरक्षित था। हानि या नुकसान। 1. कृषि क्षेत्र को किलेबंद क्षेत्र में रखने की व्यवस्था बहुत महंगी थी। राज्य को इस पर ज्यादा धनराशि व्यय करनी पड़ती थी। 2. किलेबंद क्षेत्र में कृषि क्षेत्र होने पर घेराबंदी की स्थिति में बाहर रहने वाले किसानों के लिए खेतों में काम करना कठिन हो जाता था। 3. घेराबंदी होने पर कृषि के लिए आवश्यक बीज, उर्वरक, यंत्र आदि बाहर से लाना कठिन होता था। अतः यह स्थिति किसानों के लिए असुविधाजनक थी। प्रश्न 4. आपके विचार में महानवमी डिब्बा से संबद्ध अनुष्ठानों का क्या महत्व था? उत्तर: महानवमी डिब्बा शहर के सबसे ऊंचे स्थानों पर स्थित एक विशालकाय मंच है, जहां अनेक राजकीय अनुष्ठान संपादित किए जाते थे। ये अनुष्ठान तथा इनका महत्व निम्नानुसार था। 1. महानवमी डिब्बा से जुड़े अनुष्ठान प्रायः सितंबर तथा अक्टूबर के शरद मासों में मनाए जाने वाले 10 दिन के हिंदू त्योहार, जिसे दशहरा, दुर्गा पूजा, नवरात्रि या महानवमी के नाम से जाना जाता था, महानवमी के अवसर पर संपादित किए जाते थे, जिनके माध्यम से राजा अपनी प्रतिष्ठा, ताकत तथा अधिराज्य का प्रदर्शन करते थे। 2. महानवमी के अवसर पर अनेक धर्मानुष्ठान जैसे मूर्ति पूजा, राज्य के अश्व की पूजा तथा भैंसों और अन्य जानवरों की बलि किए जाते थे, जिनका संभवतः धार्मिक महत्व था और जो राज्य की समृद्धि की कामना से संपादित कराए जाते थे। 3. महानवमी डिब्बा में नृत्य, कुश्ती, प्रतिस्पर्धा तथा साज लगे घोड़ों, हाथियों तथा रथों और सैनिकों की शोभा यात्रा और साथ ही नायकों और अधीनस्थ राजाओं द्वारा राजा और उसके अतिथियों को दी जाने वाली औपचारिक भेंट जैसे कार्यक्रम संपादित होते थे, जिनके गहन सांकेतिक महत्व होते थे। 4. महानवमी के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के अंतिम दिन राजा अपनी तथा अपने नायकों की सेना का खुले मैदान में आयोजित भव्य समारोह में निरीक्षण करता था, जिसके माध्यम से वह अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करता था। 5. इस अवसर पर नायक राजा के लिए बड़ी मात्रा में भेंट तथा साथ ही नियत कर लाते थे। अतः यह अनुष्ठान राज्य के लिए आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण थे। प्रश्न 5. चित्र में विरूपाक्ष मंदिर के एक अन्य स्तंभ का रेखाचित्र है। क्या आप कोई पुष्प विषयक रूपांकन देखते हैं? किन जानवरों को दिखाया गया है? आपके विचार में उन्हें क्यों चित्रित किया गया है? मानव आकृतियों का वर्णन कीजिए। यहाँ स्तंभ का चित्र दिया है, वह आप अपने मार्गदर्शक से समझ लो। उत्तर: विरूपाक्ष मंदिर के इस स्तंभ के रेखाचित्र को देखने से यह ज्ञात होता है कि उक्त स्तंभ में अनेक पुष्पों के साथ साथ विभिन्न पशु पक्षियों की आकृतियों का चित्रण किया गया है। इस स्तंभ में मोर, घोड़ा, बतख आदि पशु पक्षियों की आकृतियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि इस काल में मंदिर अनेक धार्मिक, सांस्कृतिक व अन्य गतिविधियों का केंद्र था। इसलिए मंदिर के द्वार पर स्तंभों को अनेक प्रकार के चित्रों से सजाया जाता था। ऐसा संभवतः प्रवेश द्वार को आकर्षक बनाने तथा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए किया गया है। ये चित्र संरक्षक शासक की कलाप्रियता, धर्मनिष्ठा तथा प्रतिष्ठा को भी प्रदर्शित करते हैं। इन चित्रों से यह भी स्पष्ट होता है कि उस काल में मूर्ति पूजा का भी प्रचलन था। अतः विभिन्न पशु पक्षियों को देवताओं का वाहन मानकर चित्रित किया जाता था एवं उनकी पूजा भी की जाती थी। स्तंभ में दिखाई देने वाली मानव आकृतियों में देवी देवता और श्रद्धालु दोनों ही शामिल है।
एक देवता को सिर में घंटी, ताज तथा गले में माला पहनने हुए प्रदर्शित किया गया है। इन्होंने अपने सिर में गदा धारण की हुई है। इनका चित्रण दुष्टों के संहारक के रूप में किया गया है। एक अन्य चित्र में शिवलिंग के समक्ष धनुष धारण किए हुए व्यक्ति को विचित्र रूप से प्रदर्शित किया गया है। यह भगवान विष्णु के अवतार श्री राम का चित्रण है या किसी सामान्य श्रद्धालु का, यह कह पाना कठिन है, किंतु जिस स्थिति में इसे चित्रित किया गया है वह किसी भी रूप में मान्य नहीं है। निम्नलिखित पर एक लघु निबंध लिखिए, लगभग 250 से 300 शब्दों में। प्रश्न 6, शाही केंद्र शब्द शहर के जिस भाग के लिए प्रयोग किए गए हैं, क्या वे उस भाग का सही वर्णन करते हैं? उत्तर, राजकीय केंद्र अथवा शाही केंद्र विजयनगर साम्राज्य के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित था। इस क्षेत्र में 60 से अधिक मंदिरों तथा 30 से अधिक संरचनाओं की पहचान महल के रूप में की गई है। ये अपेक्षाकृत बड़ी संरचनाएं हैं जिनका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों के लिए नहीं किया जाता था। मंदिरों तथा महलनुमा संरचनाओं के मध्य एक प्रमुख अंतर यह था कि मंदिर पूरी तरह राजगिरी से निर्मित थे, जबकि धर्मेतर भवनों की अधिसंरचना विकारी वस्तुओं से बनाई गई थी। यहाँ मिली कुछ प्रमुख संरचनाएं थी। एक, राजा का भवन। यह संरचना राजकीय केंद्र में सबसे विशाल है, किंतु इसके राजकीय आवास होने के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। पूरा क्षेत्र ऊंची दीवारों से घिरा है और इनके बीच दोहरी गली है। यहाँ 2 प्रभावशाली मंच स्थित है। एक, सभा मंडप। सभा मंडप एक ऊंचा मंच है जिसमें पास तथा निश्चित दूरी पर लकड़ी के स्तंभों के छेद बने हुए हैं। इस मंच का प्रयोजन स्पष्ट नहीं है। 2, महानवमी डिब्बा। शहर के सबसे ऊंचे स्थान पर महानवमी डिब्बा नामक एक विशालकाय मंच स्थित है। यह लगभग 11,000 वर्ग फीट के आधार से 40 फीट की ऊंचाई तक जाता है। इस संरचना में मुख्यतः सितंबर तथा अक्टूबर के शरद मासों में मनाए जाने वाले 10 दिन के हिंदू त्योहार महानवमी के अवसर पर संपादित किए जाते थे। इन अनुष्ठानों के माध्यम से राजा अपनी प्रतिष्ठा, ताकत तथा अधिराज्य का प्रदर्शन करते थे। 2, अन्य भवन। राजकीय केंद्र में स्थित सबसे सुंदर भवनों में से एक है जिसका नामकरण अंग्रेज यात्रियों ने किया था। संभवतः यह एक परिषद भवन था जहां राजा अपने परामर्शदाताओं से मिलता था। एक अन्य दर्शनीय मंदिर, हजार राम मंदिर भी यही स्थित था। शाही केंद्र शब्द के प्रयोग का औचित्य। शाही केंद्र या राजकीय केंद्र में 60 से अधिक मंदिर प्राप्त हुए हैं, अतः इस स्थान को शाही केंद्र की संज्ञा देना उचित प्रतीत नहीं होता। किंतु यदि तथ्यों का अध्ययन किया जाए तो इस क्षेत्र के लिए शाही केंद्र शब्द का प्रयोग उचित प्रतीत होता है। हमें यह याद रखना होगा कि विजयनगर साम्राज्य के राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक जीवन की स्थापना में धर्म और धार्मिक केंद्रों का विशेष योगदान रहा है। अतः राजकीय केंद्र में मंदिरों और संप्रदायों को प्रश्रय देना शासकों के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि वे इन देवस्थलों में प्रतिष्ठित देवी देवताओं से संबंध के माध्यम से अपनी सत्ता स्थापित करने तथा वैधता प्रदान करने का प्रयास कर रहे थे। इस प्रकार मंदिरों को संरक्षण प्रदान करना प्रशासकीय नीति का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया था और इसीलिए शाही केंद्र में 60 से अधिक मंदिरों की स्थापना की गई थी। प्रश्न 7, कमल महल और हाथियों के अस्तबल जैसे भवनों का स्थापत्य हमें उनके बनवाने वाले शासकों के विषय में क्या बतलाता है? उत्तर, विजयनगर के लगभग सभी शासकों की स्थापत्य कला में विशेष रुचि थी।
मध्यकालीन अन्य राजधानियों के समान विजयनगर साम्राज्य की संरचना में विशिष्ट भौतिक रूपरेखा तथा स्थापत्य शैली परिलक्षित होती है। विजयनगर के दक्षिणी पश्चिमी भाग में साम्राज्य का राजकीय केंद्र स्थित था। इसी राजकीय केंद्र में लोटस अथवा कमल महल तथा हाथियों का अस्तबल जैसी दो महत्वपूर्ण संरचनाएं स्थित है। कमल महल राजकीय केंद्र में स्थित सबसे सुंदर भवनों में से एक है। यह नामकरण इस महल की सुंदरता और भव्यता से प्रभावित होकर 19वीं शताब्दी के अंग्रेज यात्रियों ने किया था। स्थानीय रूप से इस महल को चितरंजनी महल के नाम से जाना जाता है। इस महल में 2 मंजिलों वाला एक खुला चौकोर मंडप है। नीचे की मंजिल में पत्थर का एक सुसज्जित अधिष्ठान है। ऊपर की मंजिल में खिड़कियों वाले कई सुंदर झरोखे हैं। कमल महल में 9 मीनारें हैं। इनमें से बीच वाली मीनार सबसे ऊंची थी और 8 मीनारें उसकी भुजाओं के साथ साथ थी। यह संभवतः एक परिषद भवन था जहां राजा विचार विमर्श के लिए अपने परामर्शदाताओं से मिलता था। इसी महल के समीप में हाथियों का अस्तबल था। इस अस्तबल में एक ही पंक्ति में कई कमरे बने हुए हैं। इसमें राजा बड़ी संख्या में हाथी रखते थे। इन दोनों ही संरचनाओं की मेहराबों के ऊपर बनी गुंबद विजयनगर साम्राज्य के स्थापत्य कला पर इस्लामिक शैली का प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। इसे इंडो इस्लामिक शैली भी कहा जाता है। स्थापत्य कला में इस शैली का प्रयोग विजयनगर के शासकों की उदारता और धर्म सहनशीलता का परिचायक है। इसी प्रकार हाथियों के अस्तबल की विशालता इस बात की द्योतक है कि इस काल में शासक अपनी सेना में हाथियों को अत्यधिक महत्व देते थे। प्रश्न 8, स्थापत्य की कौन कौन सी परंपराओं ने विजयनगर के वास्तुविदों को प्रेरित किया? उन्होंने इन परंपराओं में किस प्रकार बदलाव किए? उत्तर, विजयनगर के शासकों के शासनकाल में स्थापत्य कला का विशेष रूप से विकास हुआ। स्थापत्य कला की सभी परंपराओं ने विजयनगर के वास्तुविदों को प्रभावित किया, किंतु उन्होंने आवश्यकता एवं समयानुसार इसमें परिवर्तन भी किए। इस काल में मुख्य रूप से मंदिरों का निर्माण हुआ। मंदिर विजयनगर साम्राज्य में राजत्व के स्थायित्व का मुख्य कारण था। इस काल में मुख्य रूप में मंदिर निर्माण की 3 शैलियां प्रचलित थी: नगर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। नागर शैली के मंदिर चौकोर आकार के होते थे। द्रविड़ शैली के मंदिर अष्टकोणीय तथा बेसर शैली के मंदिर बहुकोणीय होती थी। प्राय उत्तर भारत में नागर शैली तथा दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली में मंदिरों का निर्माण किया गया था। विजयनगर साम्राज्य के मंदिर भी स्थापत्य की इन परंपराओं से प्रभावित थे, किंतु वास्तुविदों ने इनमें कई महत्वपूर्ण परिवर्तन भी किए। स्थापत्य में नए तत्वों का समावेश। विजयनगर के वास्तुविदों ने मंदिरों से संबद्ध पूर्वकालिक परंपराओं के अनुसरण के साथ कुछ नए तत्वों का भी समावेश किया, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार थे। 1. राजगोपुरम अथवा राजकीय प्रवेश द्वार इस काल के स्थापत्य कला की मुख्य विशेषताएं थी। ये गोपुरम अक्सर केंद्रीय देवालयों की मीनारों को बौना कर देते थे और लंबी दूरी से ही मंदिर के होने का संकेत देते थे। 2. स्थापत्य के दूसरे विशिष्ट अभिलक्षणों में मंदिर परिसर में बने मंडप तथा लंबे स्तंभों वाले गलियारे प्रमुख थे। ये सामान्यतः मंदिर परिसर में स्थित देवस्थलों के चारों ओर बनाए जाते थे। 3. मंदिरों के आकार में गोपुरम तथा मंडप का निर्माण कर परिवर्धन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप केंद्रीय देवालय मंदिर के एक छोटे से भाग में सीमित रह गया। 4. मंदिर में सभागारों का भी निर्माण करवाया गया, जिनका उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता था। कुछ विशेष अवसरों पर देवताओं की मूर्तियां, संगीत, नृत्य और नाटकों के विशेष कार्यक्रम देखने के लिए रखी जाती थी। अन्य सभागारों का
प्रयोग विवाह उत्सव या देवी देवताओं को झूला झुलाने के लिए किया जाता था। 5. इस काल में राजकीय प्राकृतिक मूर्तियों को मंदिर में प्रदर्शित किया जाने लगा तथा राजा की मंदिर यात्रा को महत्वपूर्ण राजकीय अवसर माना जाता था। 6. मंदिर परिसर के स्थापत्य की एक अन्य चारित्रिक विशेषता रथ गलियां हैं, जो मंदिर के गोपुरों से सीधी रेखा में जाती हैं। इन गलियों का फर्श पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया है। इनके दोनों ओर स्थित स्तंभ वाले मंडपों में व्यापारी अपनी दुकानें लगाया करते थे। 7. इस काल के स्थापत्य कला में समावेशित एक अन्य परंपरा इंडो इस्लामिक शैली का प्रयोग था। विजयनगर के शहरी केंद्रों में उपलब्ध मकबरों व मस्जिदों की स्थापत्य शैली कमल महल तथा राज्य के प्रवेश द्वार में बनी मेहराबे इंडो इस्लामिक शैली में ही बनाए गए थे। प्रश्न 9. अध्याय के विभिन्न विवरणों से आप विजयनगर के सामान्य लोगों के जीवन की क्या छवि पाते हैं? उत्तर: अध्याय में विजयनगर साम्राज्य के सामान्य जीवन से संबंधित कई विवरण मिलते हैं। इस शहर के बारे में बहुत सी जानकारियां यहाँ से प्राप्त राजाओं तथा नायकों के अभिलेखों तथा इस शहर की यात्रा करने वाले यात्रियों के यात्रा वृत्तांतों से मिलती हैं। इस संबंध में अध्याय में निम्नलिखित विवरण दिए गए हैं। 1. सामान्य लोगों से तात्पर्य ऐसे लोगों से है जो सत्ता में भागीदारी नहीं करते थे। इनमें धनी व्यापारी भी सम्मिलित थे। इनके आवास संबंधी साक्ष्य शहरी केंद्र से प्राप्त हुए हैं। पुरातत्वविदों को शहरी केंद्र के उत्तर पूर्वी कोने से परिष्कृत चीनी मिट्टी प्राप्त हुई है, जिसके संबंध में उनका सुझाव यह है कि संभवतः इन क्षेत्रों में धनी व्यापारी रहते हैं। यहाँ स्थित मकबरों तथा मंदिरों के विशिष्ट कार्य इस क्षेत्र में मुसलमानों के रिहायशी मोहल्ले स्थापित होने की भी जानकारी देते हैं। 2. इस क्षेत्र से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों में सामान्य लोगों के आवास से संबंधित कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। इस संबंध में 16वीं शताब्दी का पुर्तगाली यात्री दुआते बरबोसा कुछ इस प्रकार वर्णन करता है। लोगों के अन्य आवास छप्पर के हैं, पर फिर भी सुदृढ़ है और व्यवसाय के आधार पर कई खुले स्थानों वाली लंबी गलियों में व्यवस्थित है। 3. क्षेत्र के सर्वेक्षण से यह भी ज्ञात होता है कि इस पूरे क्षेत्र में बहुत से पूजा स्थल और छोटे मंदिर थे। यह इस बात का द्योतक है कि इस क्षेत्र में विभिन्न संप्रदायों के लोग निवास करते थे, जो अलग अलग समुदायों द्वारा संरक्षित थे। 4. सामान्य नगर निवासियों के लिए कुएं, बरसात के पानी वाले जलाशय और साथ ही मंदिरों के जलाशय पानी के स्रोत का कार्य करते थे। परीक्षोपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1. सही विकल्प चुनकर लिखिए। 1. विजयनगर साम्राज्य का स्थानीय नाम है। विकल्प ए हस्तिनापुर, बी हम्पी, सी नगलपुरम, डी विरूपाक्ष मंदिर। उत्तर बी हम्पी। विजयनगर साम्राज्य का स्थानीय नाम है हम्पी। 2. हम्पी के भग्नावशेष सर्वप्रथम कब प्रकाश में लाए गए? विकल्प ए 1836 ईस्वी, बी 1800 ईस्वी, सी 1856 ईस्वी, डी 1902 ईस्वी। उत्तर बी 1800 ईस्वी। हम्पी के भग्नावशेष सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाए गए। 3. विजयनगर पर शासन करने वाला पहला राजवंश था। विकल्प ए सुलु वंश, बी संगम वंश, सी तुलु वंश, डी अराविदु वंश। उत्तर बी संगम वंश। 4. विजयनगर पर शासन करने वाला पहला राजवंश था संगम वंश। 4. कृष्णदेव राय की मृत्यु कब हुई? विकल्प ए 1529 ईस्वी, बी 1512 ईस्वी, सी 1514 ईस्वी, डी 1520 ईस्वी। उत्तर ए 1529 ईस्वी।
5. विजयनगर साम्राज्य के सेना प्रमुख कहलाते थे। विकल्प ए नायक, बी राय, सी सेनापति, डी सम्राट। उत्तर ए नायक। विजयनगर साम्राज्य के सेना प्रमुख कहलाते थे नायक। 6. 15वीं शताब्दी में विजयनगर में निर्मित हौज का वर्तमान नाम क्या है? विकल्प ए हिरिया नहर, बी कमलापुरम जलाशय, सी हौज खास, डी यमुना नहर। उत्तर बी कमलापुरम जलाशय। 15वीं शताब्दी में विजयनगर में निर्मित हौज का वर्तमान नाम है कमलापुरम जलाशय। प्रश्न 2, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से था? उत्तर तुलु वंश। 2, कृष्णदेव राय ने अपनी मां के नाम पर किस उपनगर की स्थापना की? उत्तर नगलपुरम। 3, तालीकोटा युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर राम राय। 4, 1542 ईस्वी तक राज्य का नियंत्रण किस वंश के हाथों में था? उत्तर अराविदु वंश। 5, विजयनगर साम्राज्य के लिए जल का प्रमुख स्रोत क्या था? उत्तर तुंगभद्रा नदी। 6, विजयनगर की स्थानीय मातृदेवी का नाम था? उत्तर पंपा देवी। 7, साम्राज्य के राजकीय आदेशों में श्री विरूपाक्ष किस भाषा में लिखा होता था? उत्तर कन्नड़ भाषा। 8, हम्पी को राष्ट्रीय स्थल के रूप में मान्यता कब मिली? उत्तर 1976 में। 9, कॉलिन मैकेंजी ने विजयनगर की यात्रा कब की? उत्तर 1800 ईस्वी में। 10, बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई? उत्तर 1347 ईस्वी में। यहाँ पर यह ट्रैक समाप्त हो रहा है। इस अध्याय का शेष भाग अगली ट्रैक पर सुनेंगे। ट्रैक 7B। इस ट्रैक में अध्याय 7 के पन्ना क्रमांक 100 से पन्ना क्रमांक 106 तक का रिकॉर्डिंग किया गया है। अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? इसका विस्तार कहां से कहां तक था? उत्तर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी यानी 14वीं शताब्दी में की गई थी। अपने चरमोत्कर्ष में यह उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। प्रश्न 2, कॉलिन मैकेंजी कौन था? उत्तर कॉलिन मैकेंजी एक अभियंता, सर्वेक्षक तथा मानचित्रकार थे, जिन्होंने सर्वप्रथम विजयनगर के भग्नावशेषों का अध्ययन किया तथा विजयनगर साम्राज्य का सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया था। प्रश्न 3, विजयनगर के शासकों ने किनके साथ व्यापार और भूमि के लिए संघर्ष किया? उत्तर विजयनगर के शासक समृद्ध विदेशी व्यापार से प्राप्त लाभ और भूमि पर एकाधिकार के लिए उड़ीसा के गजपति शासकों और दक्कन के सुल्तानों से संघर्ष करते रहे। प्रश्न 4, कुदिरई या चेट्टी किन्हें कहा जाता था? उत्तर व्यापारियों के स्थानीय समूहों को कुदिरई या चेट्टी या घोड़ों के व्यापारी को कहा जाता था। ये विजयनगर के स्थानीय विनिमयों में भाग लेते थे। प्रश्न 5, संगम वंश के 4 प्रमुख राजाओं के नाम लिखिए। उत्तर संगम वंश के 4 प्रमुख राजाओं के नाम निम्न हैं। 1, हरिहर प्रथम 1336 ईस्वी से 1353 ईस्वी। 2, बुक्कराय 1353 से 1379 ईस्वी। 3, हरिहर द्वितीय 1379 से 1404 ईस्वी। 4, देवराय प्रथम 1404 से 1410। प्रश्न 6, राय और नायक कौन थे? उत्तर राय विजयनगर के शासक स्वयं को राय कहते थे। नायक विजयनगर के सेना प्रमुख नायक कहलाते थे। ये सामान्यतः किलों पर नियंत्रण रखते थे और इनके पास सशस्त्र समर्थक होते थे। प्रश्न 7, यवन शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर यवन संस्कृत भाषा का शब्द है
जिसका प्रयोग यूनानियों तथा उत्तर पश्चिम से उपमहाद्वीप में आने वाले अन्य लोगों के लिए किया जाता था। प्रश्न 8, विजयनगर साम्राज्य के संबंध में लिखे गए प्रमुख यात्रा वृत्तांत कौन से हैं? अथवा विजयनगर की यात्रा करने वाले 3 यात्रियों के नाम लिखिए। उत्तर, विजयनगर साम्राज्य के संबंध में लिखे गए सबसे प्रमुख यात्रा वृत्तांत निकोलो दे कांति नामक इतालवी व्यापारी, अब्दुल रज्जाक नामक फारस के राजा के दूत, अफानासी निकितन नामक रूस का व्यापारी जिन्होंने 15वीं शताब्दी में विजयनगर की यात्रा की, तथा दुआर्ते बरबोसा, डोमिंगो पेस तथा पुर्तगाल यात्री फर्नावो नूनीज जिन्होंने 16वीं शताब्दी में यात्रा की के द्वारा लिखे गए हैं। प्रश्न 9, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित मंदिर किन नगरों में देखे जा सकते हैं? उत्तर, विजयनगर साम्राज्य में संबंधित मंदिर वैलोर, विजयनगर शहर, कांचीपुरम तथा श्रीरंगपट्टनम में देखे जा सकते हैं। प्रश्न 10, कृष्णदेव राय के शासन की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। उत्तर, 1, कृष्णदेव राय का शासनकाल विस्तार और दृढ़ीकरण का था। इस काल में तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का क्षेत्र रायचूर दोआब हासिल किया गया। 2, कुछ बेहतरीन मंदिरों का निर्माण तथा कई महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय कृष्णदेव को ही जाता है। प्रश्न 11, विजयनगर साम्राज्य की 3 किलेबंदियों की संक्षिप्त जानकारी दीजिए। उत्तर, 1, विजयनगर की सबसे बाहरी किलेबंदी पहाड़ियों को आपस में जोड़ती थी। इस किलेबंदी से खेतों को भी घेरा गया था। 2, दूसरी किलेबंदी नगरीय केंद्र के आंतरिक भाग के चारों ओर बनी थी। 3, तीसरी किलेबंदी से शासकीय केंद्र को घेरा गया था। प्रश्न 12, इंडो इस्लामिक शैली किसे कहा जाता है? उत्तर, विजयनगर के किलेबंद बस्ती में जाने के लिए बने प्रवेश द्वार पर बनी मेहराब और द्वार के ऊपर बनी गुंबद तुर्की सुल्तानों द्वारा विकसित स्थापत्य के चारित्रिक तत्व है। कला इतिहासकार इसे ही इंडो इस्लामिक शैली कहते हैं, क्योंकि इसका विकास विभिन्न क्षेत्रों की स्थानीय स्थापत्य परंपराओं के साथ संपर्क से हुआ है। प्रश्न 13, हजार राम मंदिर की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तर, हजार राम मंदिर विजयनगर के राजकीय केंद्र में स्थित है। इसकी 2 प्रमुख विशेषताएं हैं। 1, यह अत्यंत दर्शनीय मंदिर है। इस मंदिर की आंतरिक दीवारों पर रामायण से लिए गए कुछ दृश्यांश उत्कीर्णित है। 2, इस मंदिर के देवस्थल की मूर्तियां अब नहीं है, लेकिन दीवारों पर बनाई गई पटल मूर्तियां सुरक्षित है। संभवतः इसका प्रयोग केवल राजा और उनके परिवार द्वारा किया जाता था। प्रश्न 14, विजयनगर के शासकों ने मंदिरों को संरक्षण क्यों प्रदान किया? उत्तर, विजयनगर के शासक व्यक्त या अव्यक्त रूप से स्वयं को ईश्वर से जोड़ना चाहते थे। साथ ही मंदिर शिक्षा के केंद्र के रूप में भी कार्य करते थे। इसलिए विजयनगर के शासकों ने मंदिरों को संरक्षण प्रदान किया। प्रश्न 15, मंदिरों में बनाई गई रथ गलियों की विशेषता लिखिए। उत्तर, 1, मंदिरों में बनाई गई रथ गलियां मंदिर के गोपुरों से सीधी रेखा में जाती है। 2, इन गलियों का फर्श पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया है। 3, इनके दोनों ओर स्थित स्तंभ मंडपों में व्यापारी अपनी दुकानें लगाया करते थे। प्रश्न 16, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध कब हुआ? इस युद्ध में किस राज्य की हार हुई? अथवा राक्षसी तांगड़ी युद्ध के परिणाम लिखिए। उत्तर, राक्षसी तांगड़ी, जिसे तालीकोटा के नाम से जाना जाता है, का युद्ध 1565 में दक्षिण के सुल्तानों के संगठन तथा प्रधानमंत्री रामराय के नेतृत्व में विजयनगर की सेना के मध्य हुआ। इस युद्ध में विजयनगर को बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेना से करारी हार मिली। प्रश्न 17,
विजयनगर साम्राज्य की दो प्रमुख साहित्यिक रचनाओं के नाम लिखिए। उत्तर, विजयनगर साम्राज्य की दो प्रमुख साहित्यिक रचनाएं हैं। एक, कृष्णदेव राय रचित आमुक्तमाल्यद। दो, विद्यारण्य रचित सर्वदर्शन संग्रह। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, विजयनगर साम्राज्य के आर्थिक जीवन तथा व्यापार पर प्रकाश डालिए। उत्तर, विजयनगर साम्राज्य समृद्ध विदेशी व्यापार से प्राप्त लाभ पर अधिकार के लिए उड़ीसा के गजपति शासकों और दक्कन के सुल्तानों से संघर्ष करता रहा। चूंकि इस काल में युद्ध कला प्रभावी अश्वसेना पर आधारित थी, इसलिए प्रतिस्पर्धी राज्यों के लिए अरब तथा मध्य एशिया से घोड़ों का आयात बहुत महत्वपूर्ण था। यह व्यापार आरंभिक चरणों में अरब व्यापारियों द्वारा नियंत्रित होता था। व्यापारियों के स्थानीय समूह, जिन्हें कुदिरही या चेट्टी या घोड़ों का व्यापारी कहा जाता था, भी इन विनिमयों में भाग लेते थे। 1498 ईस्वी से पुर्तगाली इस व्यापार में शामिल हुए, उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर आए तथा व्यापारिक और सामरिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास करने लगे। उनकी बेहतर सामरिक शक्ति, विशेषतः बंदूक के प्रयोग ने उन्हें इस काल की राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरने में सहायता की। विजयनगर साम्राज्य अपने मसालों, वस्त्रों तथा रत्नों के बाजार के लिए प्रसिद्ध था, जहां व्यापार एक प्रतिष्ठा का मानक था। यहाँ की समृद्ध जनता विदेशी वस्तुओं, विशेषतः रत्नों और आभूषणों की मांग करती थी और व्यापार से प्राप्त राजस्व की समृद्धि में योगदान देता था। प्रश्न 2, विजयनगर साम्राज्य का संक्षिप्त राजनीतिक इतिहास लिखिए। उत्तर, विजयनगर साम्राज्य की सत्ता पर शासकीय वंश के सदस्यों तथा सैन्य कमांडरों का शासन रहा। साम्राज्य पर 4 राजवंशों ने शासन किया: संगम वंश, सालुवा वंश, तुलुवा वंश तथा अराविदु वंश। संक्षिप्त राजनीतिक इतिहास। 1, संगम वंश 1336 ईस्वी से 1485 ईस्वी। इस वंश के प्रमुख शासक थे: 1, हरिहर प्रथम 1336 से 1353 ईस्वी। हरिहर प्रथम ने अपने भाई बुक्कराय के सहयोग से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। होयसल वंश के राजा बल्लाल की मृत्यु के बाद उसने उसके राज्य को विजयनगर में मिला लिया। 1353 ईस्वी में हरिहर की मृत्यु हो गई। 2, बुक्काराय 1353 से 1379 ईस्वी। बुक्काराय ने गद्दी पर बैठते ही राजा की उपाधि धारण की। उसका अधिकांश शासनकाल बहमनी राज्य के साथ संघर्ष में बीता। वह सहिष्णु तथा उदार शासक था। 1379 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। 3, हरिहर द्वितीय 1379 से 1404 ईस्वी। बुक्काराय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय राजा बना, जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इस वंश के अन्य प्रमुख शासकों में बुक्काराय द्वितीय 1404 से 1406 ईस्वी, देवराय प्रथम 1404 से 1410 ईस्वी, विजयराय 1410 से 1419 ईस्वी, देवराय द्वितीय 1419 से 1444 ईस्वी, मल्लिकार्जुन 1444 से 1465 ईस्वी तथा विरूपाक्ष द्वितीय 1465 से 1485 ईस्वी तक सम्मिलित थे। 2, सालुओं वंश 1486 से 1505 ईस्वी। विरूपाक्ष की अयोग्यता का लाभ उठाकर नरसिम्हा सालुओं, जो एक सैन्य कमांडर था, ने सालुओं वंश की स्थापना की। वह एक योग्य शासक था। इसने राज्य में शांति की स्थापना की तथा सैन्य शक्ति में वृद्धि की। उसके बाद दोनों पुत्र गद्दी पर बैठे, परंतु वे दुर्बल शासक थे। 1505 ईस्वी में सेनापति नरस नायक ने नरसिंह सालुआ के पुत्र को हराकर राज्य पर अधिकार कर लिया।
3. तुलु वंश 1505 ईस्वी से 1565 ईस्वी। एक वीरसिंह तुलुव 1505 से 1509 ईस्वी। 1505 ईस्वी में नरस नायक की मृत्यु के बाद उसके पुत्र वीरसिंह ने सुलु वंश के अंतिम शासक की हत्या कर स्वयं गद्दी पर अधिकार कर लिया और तुलु वंश की स्थापना की। 2. कृष्णदेवराय तुलु 1509 से 1529 ईस्वी। कृष्णदेवराय को विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक महान शासक माना जाता है। इसके शासन काल में साम्राज्य विस्तार के साथ साथ कला एवं साहित्य की भी उन्नति हुई। 3. अच्युत राय 1529 से 1541 ईस्वी। यह कृष्णदेवराय का सौतेला भाई था। इसके शासन काल में आंतरिक विद्रोह ने फिर से सिर उठाया और साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। 4. अराविदों वंश 1542 से 1565 ईस्वी। अच्युत राय के शासनकाल में राज्य को विद्रोही नायकों तथा सेनापतियों की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 1542 ईस्वी तक केंद्र का नियंत्रण अराविदों वंश के हाथों में चला गया। 1565 ईस्वी में राक्षसी तांगड़ी या तालीकोटा के युद्ध में निर्णायक हार के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। प्रश्न 3. विजयनगर साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? उत्तर: विजयनगर साम्राज्य के पतन के कारण राजा कृष्णदेवराय की मृत्यु के पश्चात विजयनगर में राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त हो गई। परिणाम स्वरूप राज्य पतन की ओर अग्रसर हो गया। विजयनगर साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण निम्नलिखित थे। 1. पड़ोसी राज्यों से संघर्ष की नीति। विजयनगर साम्राज्य सदैव अपने पड़ोसी राज्यों उड़ीसा, बहमनी, बीजापुर, दक्कन आदि से संघर्ष करता रहा, जिसके कारण साम्राज्य की स्थिति शक्तिहीन हो गई थी। 2. निरंकुश व अयोग्य शासक। कृष्णदेवराय के बाद विजयनगर के सभी शासक निरंकुश व अयोग्य थे। इनकी कमजोरी से आंतरिक संघर्ष फिर से बढ़ने लगे, जिसके कारण साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। 3. उड़ीसा बीजापुर का आक्रमण। विजयनगर साम्राज्य के गृह युद्धों का लाभ उठाते हुए उड़ीसा के राजा प्रतापरुद्र गजपति तथा बीजापुर के शासक ने विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। उड़ीसा का राजा तो हार गया, किंतु बीजापुर के शासक ने विजयनगर के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। 4. सुल्तानों का एकीकरण। अहमदाबाद, बीजापुर व गोलकोंडा जैसे मुस्लिम रियासतों के सुल्तानों ने एकत्रित होकर विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। इनकी सेना के समक्ष विजयनगर की सैन्य शक्ति कमजोर हो गई और राक्षसी तांगड़ी के युद्ध में उसे निर्णायक हार मिली। प्रश्न 4. विजयनगर साम्राज्य के शहरी केंद्र का वर्णन कीजिए। उत्तर: आवासीय क्षेत्र। विजयनगर के शहरी केंद्र में सामान्य आवासों की तुलना में कम पुरातात्विक साक्ष्य है। शहरी के उत्तर पूर्वी कोने जैसे कुछ अन्य स्थानों से पुरातत्वविदों को परिष्कृत चीनी मिट्टी प्राप्त हुई है, अतः उनका यह सुझाव है कि इस स्थान में संभवतः अमीर व्यापारी रहते हो। यह मुस्लिम रिहायशी मोहल्ला भी था। यहाँ स्थित मकबरों और मंदिरों के विशिष्ट कार्य देखने को मिलते हैं, किंतु उनका स्थापत्य हम्पी में मिले मंदिरों के मंडल के स्थापत्य से मिलता है। सामान्य लोगों के आवासों के अवशेष अब उपलब्ध नहीं है, किंतु पुर्तगाली यात्री दुआर्ते बरबोसा लोगों के आवास का इस प्रकार वर्णन करता है कि लोगों के अन्य आवास छप्पर के हैं, पर वे सुदृढ़ है और व्यवसाय के आधार पर कई खुले स्थानों वाली लंबी गलियों में व्यवस्थित है। विभिन्न संप्रदायों का प्रचलन। इस क्षेत्र के सर्वेक्षण से यह ज्ञात होता है कि यहाँ कई पूजा स्थल और छोटे मंदिर थे। ये शहरी केंद्र में विभिन्न समुदायों द्वारा संरक्षित संप्रदायों के प्रचलन की ओर संकेत करते हैं। जल स्रोत।
सर्वेक्षणों से यह भी ज्ञात होता है कि कुएं, वर्षा के पानी वाले जलाशय और मंदिरों के जलाशय सामान्य नगर निवासियों के लिए जल स्रोत है। प्रश्न 5, विजयनगर साम्राज्य का मानचित्र निर्माण किस प्रकार किया गया? उत्तर, विजयनगर का संरक्षण। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित आरंभिक पुरातात्विक साक्ष्य मैकेंजी द्वारा किए गए सर्वेक्षणों, यात्रा वृत्तांतों एवं अभिलेखों से प्राप्त होते हैं। 20वीं शताब्दी से इस स्थान का संरक्षण भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण तथा कर्नाटक पुरातात्विक संग्रहालय विभाग द्वारा किया गया। सन 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महल के स्थल के रूप में मान्यता मिली। तत्पश्चात 1980 के दशक के आरंभ में विविध प्रकार के अभिलेखन प्रयोग से व्यापक तथा गहन सर्वेक्षणों के माध्यम से विजयनगर से मिले भौतिक अवशेषों के सूक्ष्मता से प्रलेखन द्वारा इस क्षेत्र के मानचित्र निर्माण की एक महत्वपूर्ण परियोजना का शुभारंभ किया गया। मानचित्र निर्माण की प्रक्रिया। मानचित्र निर्माण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया का पहले चरण में संपूर्ण क्षेत्र को 25 वर्गाकार भागों में बांटा गया और प्रत्येक वर्ग को वर्णमाला के एक अक्षर से इंगित किया गया। इन वर्गों को पुनः छोटे वर्गों के समूहों में बांटा गया। इतना वर्गीकरण पर्याप्त नहीं था, इसलिए छोटे वर्गों को और छोटे वर्गों में बांटा गया। इस प्रकार विजयनगर के गहन सर्वेक्षण का कार्य बहुत परिश्रम से किया गया। इसके द्वारा इस क्षेत्र के हजारों संरचनाओं के अंशों, छोटे देवस्थलों और आवासों से लेकर विशाल मंदिरों तक को पुनः उजागर किया गया। इन सब के कारण सड़कों, रास्तों और बाजारों आदि के अवशेषों को पुनः प्राप्त किया जा सका। इन सभी की स्थिति की पहचान स्तंभ, आधारों तथा मंचों के माध्यम से की गई है। प्रश्न 6, विजयनगर साम्राज्य के योगदान का वर्णन करिए। उत्तर, विजयनगर साम्राज्य का योगदान। विजयनगर साम्राज्य कई वर्षों तक दक्षिण भारत में धर्म, संस्कृति, साहित्य और कला का मुख्य केंद्र था। इस साम्राज्य के योगदान को निम्न बिंदुओं में समझा जा सकता है। 1, धर्म एवं संस्कृति। विजयनगर के सम्राट शैव धर्मावलंबी थे, किंतु साम्राज्य में अन्य धर्मों को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। इस काल को हिंदू संस्कृति का पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल में अनेक प्रादेशिक भाषाओं की उन्नति हुई। 2, साहित्य। इस काल में माधवाचार्य ने वेदों का भाष्य लिखा। कृष्णदेवराय ने आमुक्त मालयत तथा विद्यारण्य ने सर्वदर्शन संग्रह की रचना की। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज तेलुगु भाषा के 8 कवि थे। 3, स्थापत्य कला। विजयनगर के शासकों ने चोल शासकों द्वारा बनवाए गए मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया। कृष्णदेवराय ने विरूपाक्ष मंदिर के सामने बड़े मंडप तथा मंदिर के पूर्वी गोपुरम का निर्माण करवाया। हजार राम मंदिर, विठल मंदिर, लोटस यानी कमल महल इस काल के स्थापत्य के बेजोड़ नमूने हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, विजयनगर साम्राज्य की खोज किस प्रकार हुई? उत्तर, विजयनगर शब्द का प्रयोग एक साम्राज्य और शहर दोनों के लिए किया जाता है, जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्काराय नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी यानी 14वीं शताब्दी में की थी। इस साम्राज्य की खोज का कार्य कई वर्षों से किया जा रहा है। प्रारंभिक खोज। हम्पी के भग्नावशेष सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अभियंता तथा पुरातत्वविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। मैकेंजी द्वारा ही इस स्थान का प्रथम सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया गया था, जो कि विरूपाक्ष मंदिर तथा पंपा देवी के मंदिरों के पुरोहितों द्वारा प्राप्त प्रारंभिक जानकारियों पर आधारित थे। 1856 ईस्वी से छायाचित्रकारों ने यहाँ के भवनों के चित्रों का संकलन प्रारंभ किया। इन चित्रों के आधार पर शोधकर्ताओं ने यहाँ अध्ययन कार्य आगे बढ़ाया।
1336 ईस्वी से ही अभिलेखकर्ताओं ने यहाँ के अन्य मंदिरों से कई दर्जन अभिलेखों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। 1876 ईस्वी में जे एफ्लिट द्वारा इस स्थल के मंदिर के दीवारों के अभिलेखों का प्रलेखन प्रारंभ कर दिया। इतिहासकारों द्वारा इन स्रोतों का विदेशी यात्रियों द्वारा लिखे गए विवरणों तथा तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत में लिखे गए साहित्य से मिलान किया गया। हम्पी का संरक्षण। मैकेंजी द्वारा किए गए आरंभिक सर्वेक्षणों, यात्रा वृत्तांतों तथा इस क्षेत्र से मिले अन्य अभिलेखों को जोड़ा गया। 20वीं शताब्दी में हम्पी का सर्वेक्षण भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग तथा कर्नाटक पुरातात्विक एवं संग्रहालय विभाग द्वारा किया गया। 1974 ईस्वी में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली। उसके बाद 1980 के दशक के शुरुआत में कई तरह के अभिलेखन प्रयोग से व्यापक तथा गहन सर्वेक्षणों के माध्यम से विजयनगर से मिले भौतिक अवशेषों के सूक्ष्मता से प्रलेखन के एक महत्वपूर्ण परियोजना का शुभारंभ किया गया। पूरे विश्व के दर्जनों विद्वानों ने इस जानकारी को इकट्ठा और संरक्षित करने का कार्य किया। इन सब के कारण सड़कों, रास्तों और बाजारों इत्यादि के अवशेषों को पुनः प्राप्त किया जा सका है। प्रश्न 2, विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। उत्तर, विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था। राय तथा नायक। विजयनगर के शासक स्वयं को राय कहते थे। ये राज्य की शासन व्यवस्था के केंद्र बिंदु होते थे। साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करने वालों में सेना प्रमुख होते थे, जो सामान्यतः किलों पर नियंत्रण रखते थे और जिनके पास सशस्त्र समर्थक होते थे। ये प्रमुख सामान्यतः एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमणशील रहते थे और कई बार बसने के लिए उपजाऊ भूमि की तलाश में किसान भी उनका साथ देते थे। ये प्रमुख नायक कहलाते थे। ये सामान्यतः तेलुगु या कन्नड़ भाषा बोलते थे। कई नायकों ने विजयनगर शासक की प्रभुसत्ता के आगे समर्पण किया था, पर ये अक्सर विद्रोह करते थे, जिन्हें सैन्य कार्यवाही के द्वारा नियंत्रित किया जाता था। अमर नायक प्रणाली। विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख विशेषता थी अमर नायक प्रणाली, जिसे दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली के समान माना जाता था। इस प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी। 1. अमर नायक सैनिक कमांडर थे, जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। 2. उमर नायक किसानों, शिल्पकर्मियों तथा व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूल करते थे। वे राजस्व का कुछ हिस्सा व्यक्तिगत उपयोग तथा घोड़ों और हाथियों के निर्धारित दल के रखरखाव के लिए अपने आसपास रखते थे। राजस्व का कुछ भाग मंदिरों तथा सिंचाई के साधनों के रखरखाव के लिए खर्च किया जाता था। 3. अमर नायक विजयनगर के शासकों को प्रभावी सैन्य शक्ति प्रदान करने में सहायक होते थे, जिसकी मदद से उन्होंने पूरे दक्षिणी प्रायद्वीप पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। 4. अमर नायक राजा को वर्ष में एक बार भेंट भेजा करते थे तथा कभी कभी अपनी स्वामी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए राजकीय दरबार में उपहारों के साथ स्वयं उपस्थित होते थे। राजा भी इन्हें कभी कभी स्थानों पर स्थानांतरित कर उन पर अपना नियंत्रण दर्शाते थे। 17वीं शताब्दी में कई नायकों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए, जिससे केंद्रीय राजकीय ढांचे का विघटन तेजी से होने लगा। प्रश्न 3. विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी की प्रमुख विशेषताओं तथा सड़कों का वर्णन कीजिए। उत्तर, विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी। विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख विशेषता यहाँ की किलेबंदी थी, जिससे पूरे शहर को घेरा गया था। 15वीं शताब्दी में फारस के शासक कालीकट या कोझिकोड भेजा गया। दूत अब्दुल रज्जाक किलेबंदी से बहुत प्रभावित हुआ और उसने दुर्ग की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया। इनसे न केवल शहर बल्कि कृषि में प्रयुक्त आसपास के क्षेत्रों तथा जंगलों को भी घेरा गया था।
शहर की किलेबंदी दो प्रकार से की गई थी। एक, बाहरी किलेबंदी। सबसे बाहरी दीवार शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों को आपस में जोड़ती थी। इस किलेबंदी की प्रमुख विशेषताएं निम्न थी। एक, यह विशाल राजगिरी संरचना थोड़ी शुंडाकार थी। गारे या जोड़ने के लिए किसी भी वस्तु का निर्माण में कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया था। 2, पत्थर के टुकड़े फनाकार थे, जिसके कारण वे अपने स्थान पर टिके रहते थे। 3, दीवारों के अंदर का भाग मिट्टी और मलबे के मिश्रण से बना हुआ था। वर्गाकार तथा आयताकार बुर्ज बाहर की ओर निकले हुए थे। 4, इस किलेबंदी की एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि इससे खेतों को भी घेरा गया था। अब्दुल रज्जाक लिखता है, पहली, दूसरी और तीसरी दीवारों के बीच जुते हुए खेत, बगीचे तथा आवास है। इस तथ्य की पुष्टि पुरातत्वविदों ने की है, जिन्होंने धार्मिक केंद्र तथा नगरीय केंद्र के बीच एक कृषि क्षेत्र के साक्ष्य प्राप्त किए हैं। यह क्षेत्र तुंगभद्रा नदी से लाए गए व्यापक नहर प्रणाली द्वारा सिंचित किया जाता था। 2, आंतरिक किलेबंदी। दूसरी किलेबंदी नगरीय केंद्र के आंतरिक भाग के चारों ओर बनी हुई थी। तीसरी किलेबंदी से शासकीय केंद्र को घेरा गया था, जिसमें महत्वपूर्ण इमारतों के प्रत्येक समूह को ऊंची दीवारों से घेरा गया था। दुर्ग में प्रवेश के लिए अच्छी तरह सुरक्षित प्रवेश द्वार थे, जो शहर को मुख्य सड़कों से जोड़ते थे। प्रवेश द्वार विशिष्ट स्थापत्य के नमूने थे। किलेबंद बस्ती में अंदर जाने के लिए बनाए गए प्रवेश द्वार इंडो इस्लामिक शैली में बनाए गए थे, जिन पर मेहराब और द्वार के ऊपर गुंबद बने हुए थे। सड़क व्यवस्था। पुरातत्वविदों ने शहर के अंदर की तथा वहां से बाहर जाने वाली सड़कों का अध्ययन किया है। इनकी पहचान प्रवेशद्वारों से होकर जाने वाले रास्तों के अनुरेखण तथा फर्श वाली सड़कों की खोजों से की गई है। सड़कें सामान्यतः पहाड़ी भूभाग से बचकर घाटियों से होकर इधर उधर घूमती थी। सबसे महत्वपूर्ण सड़कों में से कई मंदिर प्रवेशद्वारों से आगे बढ़ी हुई थी और इनके दोनों ओर बाजार थे। प्रश्न 4, विजयनगर साम्राज्य के धार्मिक केंद्र में स्थित 2 प्रमुख मंदिरों का वर्णन कीजिए। उत्तर, विजयनगर साम्राज्य के धार्मिक केंद्र में स्थित 2 प्रमुख मंदिर विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर है, जो विजयनगर की स्थापत्य कला की विशेषताओं के बेजोड़ नमूने हैं। 1, विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ है। यद्यपि अभिलेखों से यह ज्ञात होता है कि सबसे प्राचीन मंदिर का निर्माण 9वीं-10वीं शताब्दियों में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद इसका आकार कहीं बड़ा किया गया। मुख्य मंदिर के सामने बना मंडप कृष्णदेवराय द्वारा अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। इसे सूक्ष्मता से उत्कीर्णित स्तंभों से सजाया जाता था। पूर्वी गोपुरम का निर्माण भी कृष्णदेवराय ने ही करवाया था। इन परिवर्धनों के फलस्वरूप मंदिर का केंद्रीय देवालय पूरे परिसर के एक छोटे से भाग में सिमट कर रह गया था। मंदिर के सभागार का प्रयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता था। इनमें से कुछ अवसरों में देवताओं की मूर्तियां, संगीत, नृत्य और नाटकों के विशेष कार्यक्रम देखने के लिए रखी जाती थी। अन्य सभागारों का प्रयोग देवी देवताओं के विवाह उत्सव पर आनंद मनाने तथा कुछ अन्य का प्रयोग देवी देवताओं को झूला झुलाने के लिए होता था। इन अवसरों पर प्रयुक्त विशिष्ट मूर्तियां मंदिर के केंद्रीय देवालय में स्थित मूर्तियों से भिन्न होती थी। 2, विट्ठल मंदिर। विट्ठल मंदिर धार्मिक केंद्र में स्थित दूसरा प्रमुख केंद्र है। यहाँ के मुख्य देवता विट्ठल है, जो सामान्यतः महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले भगवान विष्णु का एक रूप है। इस देवता की पूजा को कर्नाटक में प्रारंभ करना उन माध्यमों का प्रतीक है, जिनके द्वारा विजयनगर के शासकों ने एक साम्राज्यिक संस्कृति के निर्माण के लिए अलग अलग परंपराओं को आत्मसात किया।
इस मंदिर में कई सभागार तथा रथ के आकार का एक अनूठा मंदिर है। प्रश्न 5, विजयनगर साम्राज्य के चरमोत्कर्ष तथा पतन पर प्रकाश डालिए। अथवा कृष्णदेव राय के शासन की चारित्रिक विशेषता, विस्तार और सुदृढ़ीकरण थी। इस कथन को उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर, विजयनगर साम्राज्य के चरमोत्कर्ष, कृष्णदेव राय का शासनकाल। विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल में हुआ। कृष्णदेव राय वीर तथा कूटनीतिज्ञ था। इसके शासनकाल की चारित्रिक विशेषता, विस्तार और सुदृढ़ीकरण की थी। कृष्णदेव राय ने अपनी बुद्धिमानी से आंतरिक विद्रोहों का दमन करते हुए तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का क्षेत्र रायचूर दोआब हासिल कर लिया 1512 ईस्वी में। साथ ही इसने 1514 ईस्वी में उड़ीसा के शासक का दमन किया तथा 1520 में बीजापुर के सुल्तान को बुरी तरह पराजित किया। यद्यपि राज्य में हमेशा से विचार होता रहा, किंतु इस समय अतुलनीय शांति और समृद्धि की स्थितियों में राज्य का विस्तार होता रहा। राजा कृष्णदेव राय ने कुछ बेहतरीन मंदिरों का निर्माण तथा महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय मंदिरों के भव्य गोपुरों का निर्माण करवाया। उसने अपनी मां के नाम पर नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित विस्तृत अभिलेख कृष्णदेव राय या उसके तुरंत बाद के कालों से ही प्राप्त होते हैं। विजयनगर साम्राज्य का पतन 1529 ईस्वी में कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद विजयनगर में राजनैतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई। अच्युत राय 1529 से 1541 ईस्वी के शासनकाल में आंतरिक विद्रोह फिर से उठने लगा और साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। राज्य के उत्तराधिकारियों को नायकों तथा सेनापतियों की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 1542 ईस्वी तक केंद्र का नियंत्रण अराविडू नामक एक अन्य राजवंश के हाथों में चला गया, जिन्होंने सहस्त्रवीं शताब्दी के अंत तक शासन किया। विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच के संघर्ष अंत में इनके मध्य मैत्री समझौते के रूप में परिणित हुए। 1565 ईस्वी में विजयनगर सेना के प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में राक्षसी तांगड़ी या तालीकोटा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में विजयनगर को बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेना द्वारा हार मिली। इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य पूर्णतः नष्ट हो गया। अरविदू वंश का शासन भी राम राय के पुत्र तिरुमल के नेतृत्व में पहले पेनुकोंडा और बाद में चंद्रगिरी, तिरुपति के समीप में स्थानांतरित हो गया। यहाँ पर यह अध्याय और यह ट्रैक समाप्त हो रहा है। पुस्तक का शेष भाग अगली ट्रैक पर सुनेंगे।